जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आवाज़ आ रही है आपको मेरी क्लियर सबको? यस सर। ओके। अच्छा, ये लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स का। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूंगा क्योंकि वकार साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे लेक्चर कंबाइन पढ़ाना पड़ रहा है। तो ग्रे सेक्शन वालों को भी थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा कि मैंने पहले क्या पढ़ाया था, ठीक है, और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स में अ, मैं जेटली की बुक फॉलो कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस बाय जेटली, ठीक है। और जेटली की बुक का जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 है जहाँ पे हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे मिड टर्म का कोर्स। अब चैप्टर 2 में हम स्टडी कर रहे थे ऑपरेटर्स को। अच्छा, ये आपने बात याद रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस लिहाज से क्योंकि आपको यही से समझ आएगी कि क्वांटम और क्लासिकल में फर्क क्या है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स कैसे डेवलप हुई है और क्लासिकल और क्वांटम में फर्क कहाँ से आ गया, और जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, इसका एक्चुअली टेक्निकली मीनिंग क्या है, ठीक है। वर्डिंग में तो हम बोल देते हैं क्वांटाइजेशन मींस कि आपने चीजों को कंटिन्यूसली उसे डिस्क्रीट कर दिया है। कंटिन्यूसली डिस्क्रीट होने का मतलब है चीजें इनफाइनाइट थी, आप उन्हें फाइनाइट बना दिए, ठीक है। तो कंटिन्यूसली जब डिस्क्रीट करते हैं तो उसका करने का मतलब क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में, उसके लिए आपको ये कुछ टूल्स, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे जो कि मैं आपको पढ़ा रहा था। जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपने इसे फोकस करना है, आपको यहीं से समझ आएगी कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यों फर्क है। कि मोमेंटम की अगर वैल्यू आप क्लासिकल में कैलकुलेट करें तो वो कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वैल्यू। कभी नहीं आपने किसी से पूछा होगा कि फर्स्ट करें पार्टिकल का मोमेंटम निकालना है, उसका आंसर क्या आ सकता है, आप कहेंगे कि कोई भी रियल नंबर आ सकता है। रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, वो जीरो भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 1/2, 1/3, एनी वैल्यू उसकी हो सकती है। वो डिपेंड करता है उसका मैस क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। आप उसको कैलकुलेट करें मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन क्लासिकली जब आपसे कोई सवाल करे कि मोमेंटम क्या हो सकता है, आप ये नहीं कह सकते कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज, आप कहेंगे जनाब कुछ सर्टेन पॉसिबल वैल्यूज हैं जो कि फाइनाइट हैं और काउंटेबल हैं, ठीक है। ये वर्ड अब आपको डिस्क्रिटाइजेशन में ले जाएगा। अब आप सारे रियल नंबर चूज नहीं कर सकते, उसके आंसर में नहीं आ सकते, ठीक है, किसी पार्टिकल का मोमेंटम अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स में कैलकुलेट कर रहे हैं। अब क्यों ऐसा है, क्यों चीजें क्लासिकल में कंटिन्यूस थी और क्यों क्वांटम में आके डिस्क्रिटाइज हो गई और कैसे हो गई, उसके लिए आपके लिए जरूरी है इस बात को समझना कि ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपने किसी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गेट करना है, ठीक है, फर्स्ट करें आप कहते हैं जी एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के शेल में है। अब उस इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन की उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कौन से शेल में है, उसकी एनर्जी क्या है, उसका मोमेंटम क्या है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स में एक फंक्शन के अंदर पैक्ड होती है, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर मौजूद होती है जिसको आप नाम देते हैं वेव फंक्शन का। ये मैं शुरू में भी स्टडी किया था चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके पास सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को हमने इस वेव फंक्शन से एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब वो कैसे करना होता है, वो जाहिर सी बात है इस ऑपरेटर को स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा। अब ऑपरेटर की देखो डेफिनेशन क्या है सिंपली। अब मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है, ग्रे वालों को शायद मुझे उम्मीद है पता होगा, ठीक है। अब एक चीज होती है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है, जैसे कि आप गौर करें जो मैंने स्क्रीन शेयर की है यहाँ पे आपको, ये जहां मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ साई आर थीटा फाई, ये जो चीज लिखी है ये आपके पास बेसिकली वेव फंक्शन है। कौन सी वेव का फंक्शन है, हमने स्टडी किया था कि जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव अटैच्ड होती है जिसे आप कहते हैं डी ब्रोगली वेव, ठीक है। डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था। और उस वेव के पास क्या इंफॉर्मेशन होती है कि वो पार्टिकल किसी खास जगह किसी खास टाइम पे उसके होने के चांसेस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये हमें लास्ट टाइम, ठीक है, मैंने पेपर में भी शायद दिए थे क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड। अब ये वेव फंक्शन के पास इंफॉर्मेशन थी, दिस इज वेव फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, फंक्शन में आपको पता होता है फंक्शन की लैंग्वेज क्या होती है, फंक्शन का नेम होता है। यहाँ देखें फंक्शन का नेम है साई, आपको नजर आ जाएगा। फिर फंक्शन में क्या होता है, उसके वो वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं या फंक्शन की इनपुट कहलाते हैं, ठीक है, जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है, ठीक है, दैट इज आर थीटा एंड फाई, ये उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और फिर उसके बाद होती है फंक्शन की आउटपुट। फंक्शन की आउटपुट क्या है,
वो ये राइट साइड पे लिखी है जी। सॉरी, कोई क्वेश्चन है? ओके, अब ये जो राइट साइड पे लिखा गया है, दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन। अब ये जो लैंग्वेज है ये फंक्शन की लैंग्वेज है जिसे आप वेव फंक्शन कह रहे हैं। मैंने आपको एक और नोटेशन पढ़ाई थी जिसे हम कहते हैं डिरक नोटेशन। याद रखिएगा, डिरक नोटेशन में आप इस फंक्शन को वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है ये साई। ठीक है, दिस साई, ये जो साई आपको नजर आ रहा है ये वेव फंक्शन नहीं है। ये जो मैंने आप इसको इसको कहते हैं एंगल ब्रैकेट। ये जो मैंने लिखी है दिस इज एंगल ब्रैकेट। साई को अगर आप एंगल ब्रैकेट में लिखें तो फिर ये कहलाता है वेव वेक्टर, जिसको आप कहते हैं कैट वेक्टर। अगर आप ये वाले एंगल ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है, दिस इज राइट एंगल ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड कैट वेक्टर। और अगर आप इसको ये वाली एंगल ब्रैकेट से लिखते हैं, दिस इज लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, देन दिस इज कॉल्ड ब्रा वेक्टर। और ये वेक्टर्स जो हैं, दीज आर आल्सो वेव दीज आर आल्सो वेव वेक्टर्स। वेव वेक्टर्स का मतलब क्या है? जैसे वेव फंक्शन था, उसके पास सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन थी, वो फंक्शन की लैंग्वेज। बेटा अपने जो ठीक है माइक्स हैं काइंडली इसको म्यूट रखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे अनम्यूट कर लें। ओके, अब याद रखना है कि जो वेव फंक्शन है ना, ये वेव फंक्शन ये हाइजेनबर्ग की लैंग्वेज थी यहाँ पे। ठीक है, ये जो वेव फंक्शन लिखा गया ये पुरानी क्वांटम मैकेनिक्स में आप सिस्टम का वेव फंक्शन लिखते थे तो उसको फंक्शन की फॉर्म में लिखते थे। लेकिन जो लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिक्स मैंने बताया था वो डिरक की है। तो डिरक ने इस चीज को फंक्शन से नहीं लिखा बल्कि वेक्टर से लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे साई फंक्शन है, यहाँ पे साई वेक्टर है। इसको हम कहते हैं वेव वेक्टर, इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। जो इंफॉर्मेशन वेव फंक्शन के पास होती है वही इंफॉर्मेशन वेव वेक्टर के पास होती है। फर्क क्या है कि ये तरीका है डिरक नोटेशन का। डिरक इज ए साइंटिस्ट, ठीक है, पॉल डिरक जिसे आप कहते हैं, उसने इस चीज से लिखा है साई को, जो कि वेव वेक्टर कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो लिखा गया है दिस इज वेव फंक्शन। अब वेव वेक्टर के पास वही इंफॉर्मेशन होती है जो वेव फंक्शन के पास होती है। मतलब कि जैसे कि फर्स्ट करें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उसका एक वेव वेक्टर लिखते हैं तो उस वेव वेक्टर के पास उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसकी पोजीशन, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में उस वेव वेक्टर के अंदर होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ये दो डिफरेंट क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्मलिज्म्स हैं और उसमें डिफरेंट तरीका है लिखने का। अब आप याद रखना ये वेक्टर लिखने का तरीका। अच्छा, इससे पहले वेक्टर आप लिखते आए हैं ए एरो हेड से, यानी कि ये शायद ठीक है मैंने बताया भी था प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन चले मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने अभी तक जो वेक्टर की लैंग्वेज लिखी है ना वो लिखी है ऑर्डिनरी स्पेस में, और ऑर्डिनरी स्पेस में आप वेक्टर को ऐसे लिखते थे। लेट्स से ये लो आ जाओ। हम वेक्टर को कैसे लिखते थे? एरो हेड, और लेट्स से एक वेक्टर है ए, उसका नेम कैपिटल लेटर से। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर वेक्टर। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो सिंबल थी ये वेक्टर को लिखने की सिंबल थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या फिर ठीक है आप कह सकते हैं वेक्टर स्पेस में, ऑर्डिनरी वेक्टर स्पेस। अब याद रखिएगा यहाँ पे वेक्टर मैंने एरो से नहीं लिखा। ये साई जो है ये वेक्टर जरूर है, लेकिन ये इस तरह का वेक्टर नहीं है, कार्टेशियन स्पेस का वेक्टर नहीं है। इसके लिए हमें एक और ठीक है चीज डिफाइन करनी पड़ती है, हिल्बर्ट स्पेस। मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया था हिल्बर्ट स्पेस। दिस साई इज द वेक्टर इन हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, ये हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर होता है। तो हिल्बर्ट स्पेस में वेक्टर को एरो से नहीं लिखा जाता, ये कार्टेशियन स्पेस में लिखा जाता है एरो से। क्वांटम में याद रखना कार्टेशियन की बजाय यूज होती है हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस में वेक्टर लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये जो वेक्टर लिखने का तरीका था ये ऑर्डिनरी स्पेस का था जो आप पहले लिखते हैं, पुराना तरीका था आपका। अब ये जो ये वाला तरीका है ये हिल्बर्ट स्पेस में वेक्टर लिखने का तरीका है। तो साई एक वेक्टर है, लेकिन वेक्टर कहाँ का है? हिल्बर्ट सॉरी हिल्बर्ट स्पेस का। ये बात आप याद रखनी है। अब यहाँ पे हम ऑपरेटर की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स? अब जाहिर सी बात है क्वांटम मैकेनिक्स में चाहे ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स हो चाहे न्यू क्वांटम मैकेनिक्स हो, आप याद रखना है ऑपरेटर तो दोनों में होगा। चाहे वो हाइजेनबर्ग की क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे वो श्रोडिंगर की क्वांटम मैकेनिक्स हो, चाहे वो डिराक की क्वांटम मैकेनिक्स हो, इन सब में वेव फंक्शन भी लिखा जा सकता है,
इन सब में वेव वेक्टर भी लिखा जा सकता है, इन सब में ऑपरेटर भी लिखा जा सकता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वांटम मैकेनिक्स को कौन से तरीके से सोल्व करें। ये बात आप याद रखनी। आप चाहें तो एक सिस्टम को वेव फंक्शन से भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो वेव वेक्टर से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात आप याद रखनी है। ये फॉर्मुलिज्म इक्विवेलेंट है सारे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखें ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑपरेटर। लेट्स से आपके पास एक ए है और यहाँ पे जो एरो हेड है, गलती नहीं करनी यहाँ पे अगेन। आपको याद होगा ये किसकी सिंबल है। अगर आप इस तरह से कैप लिखें किसी, ठीक है, सिंबल के ऊपर, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है ऑर्डिनरी स्पेस में या कार्टेशियन स्पेस में, किस चीज का नाम होता है। अगर आप इस तरह से एरो हेड लगा देंगे किसी लेटर के ऊपर, यूनिट वेक्टर। बट दिस इज नॉट दैट स्पेस, ये बात आप याद रखनी है। ये कार्टेशियन स्पेस में यूनिट वेक्टर होता है एरो हेड, ये जो कैप लिखते हैं आप। लेकिन अगर आप हिल्बर्ट स्पेस, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होती है, अगर आप हिल्बर्ट स्पेस देखें, मैं बता देता हूँ, चलें हिल्बर्ट स्पेस क्या आती है। मेरे पास जेटली की बुक ओपन है यहाँ पे। देखें हिल्बर्ट स्पेस और आर्म स्पेस में क्या फर्क है, आप गौर करें। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में आ जाए कि चीज क्या है, ग्रे वालों को पता लग जाए। याद रखना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेटिस्फाई करनी होती हैं उस वेक्टर में, उस सेट में। वेक्टर का आप सेट बना लें, अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो आर्म स्पेस का वेक्टर बन जाएगा। अगर वो दूसरी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा तो वो बन जाएगा हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर। मैं आपको दोनों स्पेस वेक्टर बताता हूँ यहाँ पे, ये जेटली की बुक में मौजूद है। अगर आप मजीद देखना चाहेंगे वहां जाके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको उसका रेफरेंस देके यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसको देख के आप बता सकते हैं कि वो वेक्टर है कि नहीं। ये देखें, ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे आपके पास दो नाम लिखे हैं, हिल्बर्ट स्पेस और यहाँ पे लिखा है लीनियर वेक्टर स्पेस। अब लीनियर वेक्टर स्पेस ये आपने पहले पढ़ी है, जो आप वेक्टर पढ़ते हैं वो लीनियर वेक्टर स्पेस का वेक्टर होता है। ठीक है, अब लीनियर वेक्टर स्पेस क्या है कि आप सेट बना लें, एक सेट होगा वेक्टर्स का और एक सेट होगा नंबर्स का, और ये दोनों वेक्टर और नंबर्स, ये जो नीचे लिखी प्रॉपर्टीज हैं, इनको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की। एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, उसको क्लियर होना चाहिए, यानी कि दो वेक्टर्स ऐड करें तो आंसर वेक्टर आना चाहिए। कम्यूटेटिव होना चाहिए, दो वेक्टर्स की तरतीब चेंज करके ऐड करें आंसर सेम आना चाहिए। इनको एसोसिएटिव होना चाहिए, उस सेट के अंदर जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। ये पांच प्रॉपर्टीज हो गई एडिशन की। इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी चेक करनी होती है, या मल्टीप्लिकेशन में भी उसको क्लियर होना चाहिए। कम्यूटेटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिविटी का डिस्ट्रीब्यूटिविटी आ जाती है। एसोसिएटिव होना चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब ये 9 प्रॉपर्टीज है टोटल। अगर आपके पास कोई भी सेट ये 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे तो सेट के एलिमेंट को आप वेक्टर कहते हैं। ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है वेक्टर की, याद रखना। वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो बड़ी इनकम्प्लीट और पुरानी डेफिनेशन है, एफएससी लेवल की है, बीएस लेवल और एमएस लेवल पे डेफिनेशन यूज नहीं होती। अगर आप मुझसे पूछें सर वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, तो मैं कहूंगा भाई लीनियर वेक्टर स्पेस का एलिमेंट जो कि इन 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है उसको आप कहते हैं वेक्टर। याद रखिएगा, तो जो सी क्वांटिटी 9 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी वो वेक्टर है, जो नहीं करेगी वो वेक्टर नहीं है। तो ये है आर्म वेक्टर, जिसको आप एरो हेड से लिखते हैं ना, ये उसकी डेफिनेशन है। कार्टेशियन स्पेस वाला वेक्टर वो लीनियर वेक्टर स्पेस का वेक्टर होता है। अब चलते हैं आगे कि हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर क्या है। अब आगे देखो डेफिनेशन है हिल्बर्ट स्पेस की। अब हिल्बर्ट स्पेस के अपने अंदर मजीद प्रॉपर्टीज है। पहली बात, अगर हिल्बर्ट स्पेस के अंदर उसने वेक्टर बनना है तो पहले उसको ये लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। मतलब 9 प्रॉपर्टीज ये वाली वो लाजमी सेटिस्फाई करेगा लीनियर वेक्टर स्पेस की। उसके बाद 3 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, ठीक है, जो कि स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है। मतलब कि दो दो आप फंक्शंस ले लें साई और फाई, उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट करें तो उनके डॉट प्रोडक्ट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 3 यहाँ पे जो लिखी हैं। ठीक है, कि डॉट प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सेम फंक्शन का। डिफरेंट फंक्शन है तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हैं, ये मैंने बताई थी डिटेल में, आपने पढ़नी यहाँ पढ़ लिएगा। ये 3 प्रॉपर्टीज और हैं एक्स्ट्रा जो कि वेव फंक्शन के ऊपर है। तो अगर 9 प्रॉपर्टीज है लीनियर वेक्टर स्पेस वाली और 3 ये टोटल 12, अगर एक, ठीक है, साई फंक्शन जो है ये 12 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाएगा तो आप उसे बोलेंगे वो हिल्बर्ट स्पेस का वेक्टर है। याद रखिएगा जो लीनियर वेक्टर स्पेस का वेक्टर है वो ये 3 प्रॉपर्टीज जरूर नहीं सेटिस्फाई करेगी, यहाँ हिल्बर्ट स्पेस की है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर वेक्टर स्पेस नहीं बल्कि हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस यूज होती है, जिसमें लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज भी शामिल होती है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे 2 वेक्टर्स लिखे हैं मैंने, ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा था। ए वेक्टर, ये है वेक्टर इन लीनियर वेक्टर स्पेस, ये बात आपने याद रखनी है। दिस इज वेक्टर इन
लीनियर वेक्टर स्पेस, और उसके बाद आ जाता है यहां पे साई वेक्टर, दिस साई वेक्टर। अब ये था आम लीनियर वेक्टर स्पेस में लिखने का तरीका। अब ये है हिल्बर्ट वेक्टर स्पेस में वेक्टर को लिखने का तरीका। ये आ गया साई, और साथ आपने एरो नहीं लगाना। अगर एरो लगाएंगे तो एरो का मतलब होगा कि वो लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है बस। अगर आप ये एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब होगा कि वो लीनियर वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता ही करता है, बल्कि उसके अलावा 3 एक्स्ट्रा हिल्बर्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है वेव वेक्टर। अब इस आर्म स्पेस में आप यूनिट वेक्टर को इस चीज से लिखते थे, और आपने गलती नहीं करनी ये बात में। ठीक है, ये अक्सर हम कंफ्यूजन से गलती कर सकते हैं, क्योंकि हमें आदत है कि हम एरो हेड को हमेशा पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, आप इसको बोलते थे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक और गलती यहाँ पे निकल, अच्छा यूनिट वेक्टर जब भी आप लिखते थे, आप उस वेक्टर की सिंबल स्मॉल लेटर से लिखते थे। आर्म स्पेस की ये प्रॉपर्टी है, देख लीजिएगा जाके। आपने जब भी यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट किया है, आई, जे, के, एन, सारी लेटर्स आपने स्मॉल रखे, और जब आपने किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया तो आपने उसका लेटर कैपिटल लिखा है नेम में। ये रूल है आर्म वेक्टर स्पेस या लीनियर वेक्टर स्पेस का। रूल है कि जब आर्म वेक्टर लिखा जाएगा कैपिटल लेटर और एरोहेड से लिखा जाएगा, और जब यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा तो स्मॉल लेटर और, ठीक है, उसके पास एरोहेड, ठीक है, ये होगा कैप होगा, ठीक है, से वो लिखा जाएगा। अब पहली बात, क्वांटम मैकेनिक्स में कैपिटल लेटर से ऑपरेटर लिखा जाएगा, और हमें कैसे पता लगेगा कि वो कैपिटल लेटर ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है? उसमें इस तरह से कैप लिखी होगी, ये ए कैप। ये ए कैप जो है, दिस इज ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, यूनिट वेक्टर नहीं है। ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे हिल्बर्ट स्पेस यूज हो रही है। हिल्बर्ट स्पेस में ये चीज यूनिट वेक्टर नहीं, ऑपरेटर हो जाती है। ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज हो रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में पहली बात, ऑपरेटर कभी स्मॉल लेटर से नहीं लिखा जाता। आप देखो, आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं बड़ा क्लियरली। यूनिट वेक्टर में ए स्मॉल है, ऑपरेटर में ए कैपिटल है। ऑपरेटर में कभी ए स्मॉल नहीं लिखा जाता, उसको हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। आपने इसको यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ना, ये गलती नहीं करनी। दिस इज एन ऑपरेटर। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर पहली बात है कैपिटल लेटर से सॉरी लिखा जाता है। दूसरा, उसके ऊपर ही कैप होता है। ठीक है, ये वाला। अब ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? असल डेफिनेशन देखो, ऑपरेटर ए को कब आप कहेंगे जी ऑपरेटर है? क्वांटम मैकेनिक्स कहती है ऑपरेटर कब होगा कि आप इस ए को किसी वेव वेक्टर पे ऑपरेट करें तो वो एक नया वेव वेक्टर बना दे। ठीक है, ए उससे कंबाइन और कंबाइन होकर एक नया वेव वेक्टर बना दे, तो आप बोलेंगे ये ए क्या है? दिस इज एन ऑपरेटर। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, दिस इज एन ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। अभी क्या बोल दिया मैंने? ठीक है, ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में। चलो उसकी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। अब नीचे देखें, लेट्स से यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑपरेट डी बाई डी आर ऑन दिस। अच्छा एक बात याद रखनी, सॉरी। अब इसी चीज को आप देखें, जो मैंने वेव वेक्टर की लैंग्वेज लिखी है, नीचे मैंने वेव फंक्शन की लैंग्वेज में डेफिनेशन बताई है। ठीक है, अब यहाँ भी ऑपरेटर डिफाइन हो सकता है, दोनों चीजें बराबर हैं, इक्वलेंट है। आप कहेंगे चाहे आप वेव वेक्टर से कैलकुलेशन करें चाहे वेव फंक्शन से करें, इक्वलेंट है, दोनों सेम इंफॉर्मेशन देंगे। पर फर्क क्या है? ये डिराक की नोटेशन है जो कि न्यू क्वांटम मैकेनिक्स में आ जाती है। ये पुरानी नोटेशन थी जो कि हाइजेनबर्ग वगैरह की, ठीक है, नोटेशन में चली जाती है। अब अगर आप वेव फंक्शन की फॉर्म में देखना चाहें ऑपरेटर की डेफिनेशन, तो ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होगा जो किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करे तो वो नया वेव फंक्शन जनरेट कर दे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ए ने साई वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया और नया वेव फंक्शन बना दिया। साई प्राइम का हरगिज मतलब नहीं उसका डेरिवेटिव। यहाँ साई प्राइम का मतलब है नया वेव वेक्टर जो कि साई नहीं है। ये बात आप याद रखनी है। ठीक है, वो भी आ सकता है, वापस रिपीट हो सकता है साई भी, लेकिन यहाँ पे ये सिंबल शो की गई है कि वो एक वेव फंक्शन जनरेट कर देगा। अब इसको समझने के लिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑपरेटर क्या होता है, मैंने यहाँ नीचे एक एग्जांपल दी है। हमने ऑपरेट करना है डी बाई डी आर को इस साई के ऊपर। अब देखें यहाँ पे ऑपरेटर किस चीज को बोल रहा हूँ मैं, व्हाट इज द ऑपरेटर हियर एंड व्हाट इज द वेव फंक्शन। यहाँ पे तो क्लियर नजर आ गया वेव फंक्शन क्या, ऑपरेटर यहाँ मैं किस चीज को बोल रहा हूँ? डी ओवर डी आर। क्या चीज है ऑपरेटर? डी ओवर डी आर। डी ओवर डी आर। अच्छा, अब ये बात आप याद रखने कि ऑपरेटर जो है ना, ऑपरेटर एनीथिंग विच कैन ऑपरेट इज कॉल्ड ऑपरेटर।
अब ऑपरेट करने का मतलब क्या है, बस आपको ये बात समझनी है, ठीक है। ऑपरेट करे उस पर कोई, यानी क्योंकि उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई करे, ठीक है। दूसरी चीज जैसे कि फर्ज करें आप कहते हैं जी एक नंबर दूसरे नंबर में ऐड हो रहा है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं आपको ऑपरेटर की डेफिनेशन समझाता हूँ ऑपरेटर होता क्या है। अब मुझे एक बात बताएं जरा, 2 + 2 = 4, इधर कहीं आपको ऑपरेटर नजर आया है? नो। यहाँ पे कहीं पे ऑपरेटर नजर आया यस आपको? सर, 4 प्लस ऑपरेटर है सर। क्या प्लस ऑपरेटर है, बिल्कुल ठीक, प्लस ऑपरेटर। अब देखो इसका ना प्लस कोई रूल डिफाइन कर रहा है, ये ऑपरेटर कोई रूल डिफाइन कर रहा है। अच्छा खुद यस सोचें सर। आप, अब एक बात और गौर करें, अगर मैंने ऐसे लिखा हो प्लस, क्या इसकी कोई सिग्निफिकेंस आपको नजर आती है इस प्लस की? ये कोई प्लस बताएगा हमें कि वो रूल क्या है, या बता सकता है प्लस रूल क्या है? ऐसे खाली प्लस नहीं लिखा सर, हो। इस वक्त तो ऑपरेटर नहीं है। हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, शाबाश, याद रखने की ऑपरेटर बगैर ऑपरेशन के कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई इसको ऑपरेट जी करना सर। बड़ा जरूरी है। अगर आप समझना चाहते हैं कि ऑपरेटर है क्या, वो किस रूल को बता रहा है, तो जब तक भाई आप उसे ऑपरेट नहीं करेंगे ना किसी चीज पे, ऑपरेटर की समझ नहीं आएगी आपको। ऑपरेटर है क्या, वो बता नहीं सकता कुछ, ये खाली है प्लस, नथिंग, ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता। आप किसी को सिंबल दिखाएं, वो कहेगा जी एक डायग्राम आप मुझे दिखा रहे हैं जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं मानती इसकी। लेकिन जब आपने इसको ऑपरेट किया, देखो ऑपरेट कैसे किया आपने इसको। अब ये बाइनरी ऑपरेटर था, आपको पता है बाइनरी का मतलब है दो नंबर्स के दरमियान ऑपरेट करता है। 2 और 2 को ऐड किया, आपको रूल पता लग गया कि ये कहता है कि 2 और 2 को कंबाइन करके, इनको दोनों को इंक्लूड करके आंसर लिखो जो कि 4 है, ठीक है। इसने कंबाइन कर दिया 2 को। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा माइनस ऑपरेटर, सिमिलरली आपने मल्टीप्लीकेशन पढ़ लिया, सिमिलरली आपने, ठीक है, डिवीजन पढ़ लिया। इसके अलावा भी आपने बड़े ऑपरेटर पढ़े हैं, लेकिन अलग बात है हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। मैं आपको नाम बताता हूँ, फर्ज करें लोग। आपको पता है लोग जब तक ऑपरेट नहीं करेगा किसी आगे वैल्यू पे, लोग का कोई आंसर नहीं, एलओजी कुछ भी नहीं है। ऐसी है ना, इसका आर्गुमेंट यस ही नहीं लिखोगे आगे, तो लोग एक ऑपरेटर है। इसी तरह आपने पढ़ा होगा साइन। अब खाली साइन अगर मैं थीटा के बगैर लिख दूं ना, ये सिन वर्ड बन जाता है। आप देखें ये सिन वर्ड बनता है इंग्लिश का, ये यस। इसका मैथमेटिक्स में कोई मतलब, इसका मतलब है ये भी ऑपरेटर है। लेकिन वही बात है, जब तक आप इस ऑपरेटर को ऑपरेट नहीं करेंगे ना, तब तक, जब तक आप इसको ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक आपको इसका मतलब पता नहीं लगेगा कि साइन बताता क्या है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर याद रखिएगा, हमेशा ऑपरेशन के बगैर कोई वैल्यू नहीं रखता। साइन हो गया, कोस हो गया, लॉग हो गया, उसके बाद डिफरेंशिएशन हो गई, ये भी ऑपरेटर है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। डिफरेंशिएशन हो गई, इंटीग्रेशन होगी, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रल हो गया, डिफरेंशियल कहना चाहिए, डिफरेंशिएशन तो प्रोसेस हो गया, डिफरेंशियल, इंटीग्रल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं, ये बात आपने याद रखनी। और मैंने इनमें से एक चूज किया क्वांटम में, और वो मैंने चूज किया डेरिवेटिव, ये बात याद रखना है। तो ये जो मैंने यहाँ डेफिनेशन बताई है ना, ए, अब ये ए यूनिटरी ऑपरेटर नजर आ रहा होगा ना आपको, ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, ये बात समझ आती है ना, बाइनरी यूनिटरी। अब ये एक चीज पे ऑपरेट कर रहा है ना यहाँ पे, ये बाइनरी में तो दो चीजें ऑपरेट हो रही है, दिस इज यूनिटरी ऑपरेटर। ये यूनिटरी ऑपरेटर है, ये एक पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस तो नहीं हो सकता ना, ए प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन वो तो बाइनरी होता है, तो फिर क्या जाते हैं आगे, बाकियों में से कुछ भी हो सकता है जो मैंने लिखे हैं। और ज्यादातर क्वांटम में याद रखिएगा ये कौन सा होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। अगर आप ए को डिफरेंशियल ऑपरेटर चूज करेंगे ना, तो ये डिरक की क्वांटम मैकेनिक्स है। अगर आप ए को चूज करें डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये डिरक की क्वांटम मैकेनिक्स है। और अगर आप ए को चूज करें मैट्रिक्स, यहाँ पे ये मैट्रिक्स चूज करें, तो याद रखिएगा फिर ये हाइजेनबर्ग की क्वांटम मैकेनिक्स है। यहाँ पे ए को अगर आप मैट्रिक्स चूज कर देंगे तो ये हाइजेनबर्ग की क्वांटम मैकेनिक्स बन जाएगी। ए को आप डिफरेंशिएशन चूज करेंगे तो ये डिरक और श्रोडिंगर की क्वांटम मैकेनिक्स में चला जाएगा। ये बात हमें याद रखनी। ऑपरेटर का फर्क है बस, कि आप ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं, उस रूल को आप कैसे लिखते हैं, जिस रूल को आप डिफाइन कर रहे हैं। आप उसको डिफरेंशिएशन से लिखते हैं, आप उसको मैट्रिक्स से लिखते हैं। जिस तरीके से आप रूल लिखेंगे उसी तरह से वो क्वांटम मैकेनिक्स बन जाएगी। लेकिन आप याद रखिएगा हमेशा, अगर आप सेम प्रॉब्लम पे चाहे हाइजेनबर्ग की क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करें, चाहे श्रोडिंगर की, चाहे डिरक की, अगर वो तीनों सोल्व हो सकते हैं तो वो तीनों सेम आंसर देंगे, इनके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स को करने का तरीका मुख्तलिफ होगा, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। तो ये ऑपरेटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे ऑपरेटर हैं। वो लगा बात है कि मैं आपको ऑपरेटर क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा। उसके लिए पहले आपको समझना चाहिए ऑपरेटर होता क्या है और ऑपरेट कैसे करता है। अब फर्स्ट करें ये ऑपरेटर हो गया, दिस इज ए,
sorry, and this is psi. We have to operate this on psi. जी कोई क्वेश्चन है? ओके हमने इस डेरिवेटिव को इस साई पे ऑपरेट करना है। तो भी डेरिवेटिव को साई पे ऑपरेट करने का मतलब क्या होगा बताएं अब आप, क्या मतलब होगा डेरिवेटिव को साई पे ऑपरेट करने का? Taking derivative on both sides. ठीक है, आप इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, बिल्कुल ठीक है। आप डी को जब साई पे ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आप याद रखनी है, देखें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप यहाँ पे गौर करें। ऑपरेटर को ऑपरेट करने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके को अडॉप्ट नहीं करेंगे ऑपरेटर कभी ऑपरेट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी प्लस प्लस टू टू, क्या ये प्लस टू टू इस टू और टू को आपस में ऐड कर सकता है? नो सर, नहीं कर सकता क्योंकि ना। अप्रैक्ट एक साइड पर है दोनों, ये प्लस 22 हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब ये भी यहाँ पे ऑपरेटर ऑपरेट नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर की रूल क्या है कि वो हमेशा जिन दो वैल्यूज के ऊपर अप्लाई हो रहा है उनके दरमियान में लिखा जाएगा, ये रूल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ऑपरेटर ऑपरेट नहीं हो सकता, ये डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं कर रहा ऑपरेटर के ऑपरेशन की। इसी तरह आप याद रखना है कि डेरिवेटिव, साइन, इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल, यहाँ में लिखना भूल गया, एक्सपोनेंशियल आपने सारे पढ़े होंगे ये। इनमें रूल क्या है? इनमें रूल ये है कि अगर आपने किसी चीज का डेरिवेटिव लेना है तो डेरिवेटिव पहले लिखा जाएगा और जिस चीज का डेरिवेटिव लिखना है वो बाद में राइट साइड पे लिखा जाएगा ऑपरेटर के। ये हमेशा रूल याद रखना है, क्वांटम का भी ये रूल है, ठीक है, कि जब ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं ना कैट वेक्टर पे, तो कैट वेक्टर पे कैसे ऑपरेट करता है कि कैट राइट पे आता है और ये लेफ्ट पे आता है। और अगर आप इसको ब्रा वेक्टर पे ऑपरेट करेंगे तो फिर ऐसे होता है कि वो लेफ्ट पे होता है और ये ऑपरेटर राइट पे होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखनी है, ये नोटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये ऑपरेटर को ऑपरेट करने का तरीका होता है, याद रखना है कि ऑपरेटर ऑपरेट करेगा जब आप इसके बाद लिखेंगे साई कैट, अगर कैट फॉर्म में, अगर ब्रा फॉर्म में तो आप पहले लिखेंगे। रूल आप याद रखना है, क्वांटम केस में ये रूल डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पे इस डेफिनेशन में। अच्छा खैर, अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव लेना है साई सॉरी साई का। हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें तो भी करते हैं डिफरेंशिएट। मुझे बस आंसर बता दें, मैं नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिख देता हूँ इसके डेरिवेटिव का। तो क्या आंसर आता है इसके डेरिवेटिव का? अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करनी है, बाकी सारा कुछ कांस्टेंट है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होगा। तो क्या आंसर बनेगा? क्या क्या लिखूं यहाँ पे मैं? आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/a0। बात ठीक है, -1/a0। अब आप गौर करें, ये जो चीज आई है ये उस वेव फंक्शन से डिफरेंट है। कैसे? सेम भी हो सकती थी, ये शर्त नहीं है कि हमेशा डिफरेंट ही वेव फंक्शन आए। सेम वेव फंक्शन आते तब भी डेफिनेशन ऑपरेटर ही की बनती है, याद रखिएगा, ठीक है, बस वेव फंक्शन आना चाहिए। अब देखिए दोबारा वेव फंक्शन ही आया है, आप गौर कर लें, वेव फंक्शन ही आया है। अलग बात है कि इसमें चेंज आ गया पहले से, लेकिन ये है वेव फंक्शन। तो ऑपरेटर ने हमें वेव फंक्शन प्रोवाइड कर दिया एक और, ये नया भी हो सकता है और कोई पुराना भी हो सकता है, इस पर कोई शर्त नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑपरेटर की डेफिनेशन को क्लियर समझाने के लिए यहाँ पर उन्होंने इसको प्राइम लिख के बता दिया कि चेंज हो सकता है। जनरल डेफिनेशन लिखनी है तो जनरल में तो हम सेम साइन ही लिख सकते हैं ना। अब इस साई प्राइम नया भी हो सकता है और वापिस साई भी आ सकता है, इसके ऊपर कोई शर्त नहीं है, ठीक है, ये बात आप याद रखें, दिस इज जनरल डेफिनेशन। तो ये आपके पास ऑपरेटर की डेफिनेशन बन गई कि वो साई पे ऑपरेट किया है और ऑपरेट करने के बाद उसने हमें ये आंसर प्रोवाइड किया है, ठीक है। दिस इज अनदर साई, अनदर वेव फंक्शन। क्योंकि